हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 12वीं क्लास का 5वां लेसन करवाने जा रही हूँ, समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें मैं आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश संकट के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाएंगे क्लास 12वीं का लेसन 5 और इसका हम पार्ट 1 ही करवा रहे हैं। पार्ट का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो अब हम पढ़ते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन से तात्पर्य है उस समय की घटनाएं और दक्षिण एशिया से तात्पर्य है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग, यानी दक्षिण एशिया के अंदर जितने भी देश हैं उनका आपस में क्या संबंध है। जब वो आज़ाद हुए तो उन्होंने कौन कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई और उनका किस देश के साथ कैसे संबंध रहे हैं। तो दक्षिण एशिया में क्या है, 8 देश के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या है कि भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान। पहले ये 7 देश थे, लेकिन 2007 में जो है ये 8वां देश भी जोड़ा गया। तो आगे हम करते हैं दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। इसमें क्या है, मैंने ये डायरेक्शन मैप बनाया हुआ है। इसमें ये आपको दिशाएं दिखाई दे रही हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो क्या है कि उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। जो उत्तर है इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण के अंदर जो है हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। इन क्षेत्रों में अनेक भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताओं के कारण अनोखा संगम बनता है। किन क्षेत्रों में, जो मैंने आपको 8 देश बताए, इनमें अलग अलग भाषाएं हैं, इनकी अलग अलग संस्कृति है, इनके अलग अलग धर्म है। ये क्या कहता है कि फिर भी इसमें क्या है, एक अनोखा संगम बनता है। तो आइए हम मैप के माध्यम से इसको समझते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और मैप के माध्यम से दक्षिण एशिया के 8 देशों के बारे में जानते हैं और साथ में जानेंगे इन देशों की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत के साइड में क्या है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है अफ़गानिस्तान। और फिर इधर आइए, यहाँ पे क्या है, नेपाल, और नेपाल से आगे है छोटा सा देश भूटान, और इन दोनों ही देशों के नीचे पड़ता है बांग्लादेश। तो देखिए अब हम नीचे की तरफ आते हैं। तो भारत के बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा श्रीलंका, और साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये जो डॉट से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है मालदीव। तो ये हमारे 8 देश हैं जिन्हें हम दक्षिण एशिया के क्षेत्र कहते हैं। तो आइए बात करते हैं अब इन देशों की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और नीचे जो है पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी है। इससे नीचे दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, और पश्चिम के अंदर जो है अरब सागर है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई देशों की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में। देशों की जो राजनीतिक प्रणाली है वो शिथिल नहीं रही। कैसे नहीं रही, भारत और श्रीलंका जो है वो जब से आज़ाद हुए हैं उन दोनों ही देशों में क्या है, लोकतंत्र प्रणाली है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और श्रीलंका 1948 में हुआ था। फिर आते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश पे। इन दोनों ही देशों के अंदर लोकतंत्र और सैनिक शासन व्यवस्था दोनों ही रहे हैं। सैनिक शासन व्यवस्था क्या होती है, जब सैनिक पूरी शासन व्यवस्था पे कब्जा कर ले और अपने अनुरूप शासन को चलाएं। उसके बाद बात करते हैं भूटान और नेपाल की। भूटान और नेपाल दोनों में ही क्या था, राजतंत्र था, लेकिन 2006 के बाद नेपाल में क्या है, लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब बात करते हैं हम मालदीव की। 1968 में यहाँ पे क्या था, सल्तनत थी। सल्तनत क्या होता है, सुल्तान का शासन। उसके बाद यहाँ पे गणतंत्र हो गया और उसके बाद 2005 में यहाँ लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। कुल मिला के अगर हम बात करें यहाँ की राजनीतिक प्रणाली की, तो ये सभी देश किसमें समर्थन करते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई देशों की समस्याओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जातीय संघर्ष। श्रीलंका के अंदर तमिल और सिंगली भाषाओं के अंदर हमेशा जो है संघर्ष बना रहता है। उसके बाद दूसरा जो विवाद है वो है सीमा विवाद। भारत और पाकिस्तान के अंदर जो है सीमा रेखा है रेड क्लिफ, जिस पे हमेशा विवाद हो जाता है। और दूसरा जो है भारत और चीन के मध्य भी मैकमोहन रेखा है, उनमें हमेशा जो है सीमा विवाद बना रहता है।
उसके बाद है तीसरे नंबर पे संघर्षों वाला क्षेत्र, जहाँ पे हमेशा संघर्ष होते रहते हैं। तो संघर्ष आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के अंदर, भारत और चीन के अंदर, भारत और नेपाल के अंदर, मतलब ये सारे जो एरिया हैं वो संघर्ष वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है नदी जल विवाद। ये क्या है कि जल के ऊपर जब विवाद हो जाए उसे हम कहते हैं नदी जल विवाद। 1960 में जो है सिंधु नदी जल विवाद पर एक समझौता हुआ था। ये किस देश के बीच हुआ? ये भारत और पाक के बीच हुआ। मतलब क्या है कि सिंधु नदी के ऊपर भारत और पाकिस्तान में जल विवाद बना हुआ था और 1960 में जो है समझौते के माध्यम से इस विवाद को सुलझा लिया गया है। दूसरा अगर विवाद की बात करते हैं तो गंगा जल विवाद। ये है भारत और बांग्लादेश के बीच है और जो है इसके बीच भी एक समझौता हुआ जिसे हम फरक्का समझौता कहते हैं। अगली जो समस्या है वो है विद्रोह। आप सभी को पता है कि बहुत सारे जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनमें हमेशा विद्रोह की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है खराब आर्थिक स्थिति। जितने भी 8 देश हैं आप सभी को पता है कि कोई भी विकसित देश इनमें नहीं है, सभी विकासशील देश हैं। मतलब क्या है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी सुदृढ़ नहीं है, वो सभी क्या है, उनकी जो स्थिति है वो खराब है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले बताते हैं पाकिस्तान के बारे में। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तो ये पाकिस्तान जो आपको दिखाई दे रहा है यही पाकिस्तान नहीं था। इसके साथ साथ ये इधर जो बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है ये भी पाकिस्तान के अंदर था। इसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं और इसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। ये बाद में जो आज़ाद होने के बाद ये बांग्लादेश बना है। तो अब हम बताते हैं पाकिस्तान के बारे में कि इसमें लोकतंत्र और सेना शासन व्यवस्था कैसे चली, ये कैसे कैसे घटनाक्रम हुए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ उस समय पे जो है जनरल अयूब खान ने पहला संविधान अपनाने के बाद पद संभाला। क्या है जनरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेना अध्यक्ष हैं, इसलिए इनके साथ जनरल जोड़ा जाता है। तो इन्होंने कोई निर्वाचन के माध्यम से पद हासिल नहीं किया था, इस वजह से जो है जनता ने इनका विरोध किया और उन्हें अपना पद त्यागना पड़ा। ठीक है। उसके बाद 1971 में जनरल याया खान के अधीन सैनिक शासन की स्थापना हुई। ये भी जनरल थे, मतलब क्या है, सेना अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्या व्यवस्था लागू कर दी? सैनिक शासन व्यवस्था लागू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, इसी के काल में 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस मुद्दे पर युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पहले ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन अब इसको हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश। अब ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो इसके बाद 71 से 77 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार बनी। मतलब चुनाव हुए और फिर जो है लोकतांत्रिक सरकार बनी। कब से कब तक? 71 से 77 तक। अब क्या होता है कि 77 में जिया उल हक के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह का मतलब क्या हुआ कि जबरदस्ती तख्ता पलट किया गया। ठीक है। दोबारा भुट्टो को सत्ता से हटा दिया गया। अब क्या है कि जिया उल हक बन गए शासन में और भुट्टो को हटा दिया गया। 1982 में क्या होता है कि जनता द्वारा बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन हुआ। आपने देखा कि पहले जो सैनिक विद्रोह हुआ तो सैनिक शासन हुआ, फिर दोबारा से लोकतंत्र का समर्थन किया जनता ने और फिर आंदोलन हुआ। ठीक है। 88 में बेनजीर भुट्टो ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की और सैनिक शासन के बाद फिर शासन क्या बना? लोकतंत्र। ठीक है। अब क्या होता है कि 1990 में नवाज शरीफ सत्ता में आए, फिर 1993 में बेनजीर भुट्टो आई, 1996 में फिर नवाज शरीफ सत्ता में आई। मतलब कहने का क्या है कि 1990 से लेकर 1996 तक इन दोनों की सरकार बनी। किन दोनों की? नवाज शरीफ की और बेनजीर भुट्टो की। बेनजीर भुट्टो जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी हैं। उसके बाद 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सैनिक विद्रोह द्वारा सत्ता प्राप्त की। अब इन्होंने फिर क्या किया? सेना के द्वारा विद्रोह करवाया, फिर सैनिक शासन लागू हुआ। ठीक है। और 2001 में स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मतलब ये चलता है यहाँ पे कि सेना को इतनी पावर दे रखी है कि वो कभी भी तख्ता पलट कर देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो इमरान खान है। अब बात आती है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या होता है कि लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आतंकवाद। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने आतंकवादी हैं। आतंकवादी होने का कारण भी जो है पाकिस्तान ही है, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या है कि पाकिस्तान उनको हथियार देता है,
उनको प्रशिक्षण देता है और बाद में वो आतंकवादी इतने मजबूत हो गए कि अब वो वहाँ की सेना को या वहाँ के नेताओं को कुछ नहीं समझते। ठीक है, तो इस आतंकवादी के कारण भी वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। दूसरा पॉइंट है धर्मगुरुओं, भूस्वामियों और सेना का दबदबा। जहां देश को अहमियत होनी चाहिए वहां पे धर्मगुरुओं, भूस्वामियों और सेना को अहमियत दी गई है, तो उनका दबदबा होने के कारण भी वहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। तीसरा है भ्रष्ट राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है? वो लोकतंत्र के आधार हैं, स्तंभ हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो भ्रष्ट है, इसलिए वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें, अधिकतर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन। वहाँ पे जितने भी संगठन हैं, जो मजबूत संगठन हैं, जो एक नया बदलाव ला सकते हैं, वो क्या है? वो सैन्य शासन का समर्थन करते हैं, इसलिए वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, भारत के नाम पर डराकर सेना शासन। एक वहाँ पे क्या है, लोगों को डरा के रखा जाता है कि अगर लोकतंत्र स्थापित होता है तो नेता जो है आपको नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि उनको क्या दिखाया जाता है कि भारत है और कभी भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए यहाँ पे सेना का जो शासन होना अनिवार्य है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का ना मिलना। इस देश को किसी भी देश का जो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला हुआ है। क्यों नहीं मिला हुआ है? इनकी हरकतों के कारण, क्योंकि यहाँ पे आतंकवाद फैला हुआ है, आप सभी जानते हो। यहाँ पे जो है आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए कोई भी देश इनका साथ देना नहीं चाहता। रही बात अमेरिका की, जो इसका साथ देता है, इसको आर्थिक सहायता देता है, हथियार देता है, तो वो सिर्फ अपना व्यापार कर रहा है, ना कि उसका समर्थन कर रहा है। तो इन पॉइंटों से पता लगता है कि क्या निष्कर्ष निकला इस चीज़ का कि यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी परिस्थितियाँ ही ऐसी है, यहाँ का माहौल ऐसा बन चुका है। ये नहीं कि यहाँ की जनता चाहती नहीं है, कई बार आपने देखा बीच बीच में लोकतंत्र आता रहा है, लेकिन परिस्थितियों वश यहाँ पे क्या है, सेना का दबदबा है, इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध। सबसे पहले बात करते हैं विवाद के क्षेत्रों की। भारत और पाक के अंदर जो है 4 युद्ध हुए। सबसे पहला युद्ध हुआ 1947 में। किसके मुद्दे पे हुआ? कश्मीर मुद्दे पे हुआ। इसको हम छाया युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में। ये नदी जल बंटवारे पे हुआ था। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी के ऊपर जो है भारत पाक का जो है विवाद था, और इसमें क्या हुआ था कि भारत विजयी हुआ था। फिर विजय होने के बाद 1966 में एक समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। इस समझौते को करने वाले 2 व्यक्ति थे, भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाक के जनरल अयूब खान जी। अब देखते हैं तीसरे युद्ध के बारे में। ये 1971 में हुआ था और जो है बांग्लादेश के मुद्दे पर हुआ था। इस युद्ध के बाद जो है क्या हुआ कि भारत विजयी हुआ, और इन दोनों देश, दोनों कौन से? भारत और पाक, दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। कौन सा समझौता? शिमला समझौता। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाक के जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये समझौता हुआ। फिर चौथा युद्ध हुआ 1999 में। ये कारगिल का युद्ध था और इसमें भी भारत विजयी हुआ था। तो अब तक आपने पढ़ा भारत पाक के बीच हुए 4 युद्ध, और अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, कश्मीर का मुद्दा। आप सभी को पता है कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो कश्मीर के ऊपर जो है हमेशा से भारत और पाक के बीच विवाद होता रहा है। तीसरा पॉइंट है नदी पानी विवाद। जो सिंधु नदी है और अन्य जो नदियां हैं, उनके ऊपर हमेशा से जो है भारत पाक का विवाद बना रहता है। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, सीमा विवाद। आप सभी को पता है कि भारत पाक के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, लेकिन जो है पाकिस्तान उसको भी स्वीकार नहीं करता और सीमा के ऊपर हमेशा विवाद बना रहता है। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, हथियारों की होड़। दोनों देशों में जो है आप सभी को पता है 4 युद्ध हो चुके हैं, तो दोनों देश जो है हथियारों की होड़ लगाए हुए हैं कि कहीं फिर युद्ध ना हो जाए और मैं ना हार जाऊं, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बना रहे हैं। उसके बाद आता है छठा पॉइंट, सियाचिन और ग्लेशियर संघर्ष। ये जो है हमेशा ही जो है भारत और पाक के बीच चलते रहते हैं। उसके बाद आता है सातवां पॉइंट, पाकिस्तान का आतंकवादियों को मदद करना। पाकिस्तान हमेशा से क्या करता है? आतंकवादियों की मदद करता है, और भारत जो है इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जितने भी आतंकवादी भारत के अंदर आते हैं वो सभी जो कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान की तरफ से ही आते हैं। तो ये थे मुख्य मुद्दे जिन पर जो है हमेशा विवाद बना रहता है। अब देखिए
कोशिश की जा सकती है कि भारत पाक के संबंधों को सुधारा जाए, तो उसके लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो निम्न हैं। सबसे पहला प्रयास है व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। एक दूसरे देश जो है व्यापार संबंधों को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें। दूसरा पॉइंट आता है सरल वीज़ा मापदंड। अगर वीज़ा मापदंड सरल होगा तो लोग जो है एक दूसरे देश में आएंगे और उनके बीच जो गलतफहमियां वो दूर होंगी। उसके बाद आता है द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से जो जो विवाद के मुद्दे हैं उनको दोनों देश बैठ के बातचीत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है चौथा, ट्रेन और बस सेवाएं। मतलब क्या है, जैसे समझौता एक्सप्रेस इसका उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ट्रेन और बस सेवाएं शुरू की थी पाक के अंदर, और वो स्वयं भी उनमें बैठ के वहाँ पर गए थे। तो इन सेवाओं के माध्यम से भी जो है संबंधों को सुधारा जा सकता है। पांचवा पॉइंट है एक दूसरे देशों में सामाजिक कार्यकर्ता और हस्तियों का हस्तक्षेप। जो एक दूसरे के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे वो साहित्य की हैं, चाहे वो एक्टर हैं, मतलब वो एक दूसरे देश में जाके और अगर अपनी अपनी गलतफहमियों को दूर करें, लोगों को समझाएं, तो जो है इन संबंधों में सुधार लाया जा सकता है। तो ये थे हमारे प्रयास और सुधार। तो अब आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश संकट 1971 क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र क्या है। तो देखिए क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज जो आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो वो पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है, अब क्या किया कि पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़बरदस्ती कहा कि आप उर्दू भाषा बोलेंगे। पूर्वी पाकिस्तान आप सभी को पता है कि वहाँ पे बांग्ला भाषा ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, वो उर्दू भाषा को नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए उन दोनों में क्या हो गया, तनातनी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था और वे पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव कर रहे थे, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे थे, हर चीज़ अपने हिसाब से उनसे करवा रहे थे। इस पर पूर्वी पाकिस्तान ने स्वायत्तता की मांग की। स्वायत्तता क्या होती है, स्वतंत्र होने की मांग की। लेकिन क्या है कि मैं आपको इसमें बताऊं कि ये स्वायत्तता की मांग किस द्वारा करवाई गई। शेख मुजीबुर रहमान थे, उनके नेतृत्व वाली एक पार्टी थी अवामी लीग। 1970 के चुनाव हुए तो इस पार्टी ने क्या की, जीत हासिल की। ठीक है, और उन्होंने इनका नेतृत्व किया। इस पर क्या हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान ने इन मांगों को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, शेख जो मुजीबुर रहमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इस पर क्या हुआ कि विवाद बहुत बढ़ गया। अब क्या हुआ कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया और इस पर भारत और पाक का युद्ध हुआ। आप सभी परिचित हैं इस युद्ध से, और इसमें भी जो है भारत की विजय हुई 1971 में, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो स्वतंत्र हो गया और आज वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये था बांग्लादेश संकट 1971। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।